लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डेफिसिट किया था, तो हमने उसमें क्या क्या किया था? एक हमने किया रेवेन्यू डेफिसिट, फिर हमने एक किया फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी। रेवेन्यू डेफिसिट में हमने क्या कहा कि जितनी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो इसका मतलब ये हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है, मींस हाउ मच ऑपरेशनल रेवेन्यू वी जनरेट एंड वेयर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वी इंकर्ड। तो हमारी इकोनॉमी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितना है। कायदे से रेवेन्यू डेफिसिट अगर है, इसका मतलब हम आमदनी 98, खर्चा रुपया, ये कर रहे हैं। मतलब हमारी उतनी आमदनी है नहीं जितना हम खर्चा कर रहे हैं। तो इसका मतलब या तो आप अपने खर्चे कम कर लो या फिर आमदनी बढ़ा लो। आमदनी बढ़ाने का मतलब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, खर्चे कम करने का मतलब गवर्नमेंट सब्सिडीज कम कर दे, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी कम कर दे, उनके बोनस रोक दे, हैं क्या? दोनों कर दे। मतलब एक तरफ तो टैक्स बढ़ा दे और एक तरफ ना उनकी सैलरी कम कर दे, सब्सिडीज कम कर दे। मतलब भैया आम आदमी को दोनों तरह से मोड़ दो बिल्कुल ही। हम तुम्हें देंगे कुछ नहीं और टैक्स तुमसे लेंगे ज्यादा। वाह क्या बात है। तो रेवेन्यू डेफिसिट ये शो करता है कि गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत है कि करना क्या है और कैसे करना है। सो फर्स्ट राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट। इट इज द एक्सेस ऑफ, यही जो इसका फॉर्मूला है ना, यही इसकी डेफिनेशन है। तो तुम्हारे अलग से डेफिनेशन लर्न करने की मेहनत नहीं करनी। इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। It is the excess of total revenue expenditure of the government over its total revenue receipts. Next point, revenue deficit includes only such transactions that affect current income and current expenditure. Of the government. अब अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे? खर्चा तो चलाएंगे, इंसान पापी पेट तो भरेगा, उधार लेंगे। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू डेफिसिट रिजल्ट्स इन बोरोइंग्स। Results in borrowings. अब बोरोइंग्स इंक्रीज होंगी तो क्या होगा? चलो अब देखो हुआ क्या, इससे बोरोइंग्स हुई, बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही हैं, फिर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस इंक्रीज हो रहे हैं, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये तो हमारा ऑलरेडी ज्यादा था। मतलब इसको ठीक करने के लिए हमने जो बोरोइंग्स की उससे तो हम और बढ़ा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो गवर्नमेंट एक तरह की विशेष सर्कल में फंस जाती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को बोरोइंग का सहारा कम से कम लेना चाहिए।
गवर्नमेंट को बेटर क्या रहेगा कि वो किसी तरह या तो टैक्सेस को बढ़ाए, रिसिप्ट्स को बढ़ाए, ठीक है, या अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाए। तो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट शुड prefer disinvestment. Government should prefer disinvestment for reducing revenue deficit. For reducing revenue deficit. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोर लार्ज बोरोइंग्स, मोर नहीं लार्ज बोरोइंग्स। ये एक क्वेश्चन आता है, डज पब्लिक डेब्ट अ बर्डन ऑन पब्लिक? इसको कमेंट करो, डज पब्लिक डेब्ट अ बर्डन ऑन पब्लिक? बच्चे इसका आंसर पता नहीं कहाँ कहाँ से ले देते हैं, जबकि मैं अभी बता भी रही हूँ, तो ध्यान रखना। मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज ध्यान रखना। अब जो मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ वो इसी के रिलेवेंस में है। लार्ज बोरोइंग्स टू मीट रेवेन्यू डेफिसिट विल इंक्रीज, लार्ज बोरोइंग्स टू मीट रेवेन्यू डेफिसिट विल इंक्रीज debt burden, repeat करना, large borrowings to meet revenue deficit will increase debt burden on government as well as interest payment, as well as interest payments also, interest payment also increases revenue expenditure, which ultimately increases revenue deficit, which ultimately increases revenue deficit. Now, if instead of disinvestment, government chooses high rate of tax, the burden lies on general public. तो अब इससे तुम्हारे बहुत सारे आंसर्स भी आ गए। अगर ये बोला जाए कि व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स टू compete या टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट, तो व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स? फर्स्ट बोरोइंग्स, सेकेंड डिसइन्वेस्टमेंट, थर्ड कर्टेल इन एक्सपेंडिचर, फोर्थ इंक्रीज इन टैक्सेस। 4 तो आ गए, और भी ले सकते हो, डिक्रीज इन सब्सिडीज, ये भी कर सकते हो। तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आ गए। तो होता क्या है, मैक्रो के ये जो चैप्टर्स है ना, मनी इन बैंकिंग हो गए, गवर्नमेंट बजट हो गए, आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी है, फॉरेन एक्सचेंज भी है, ये चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अब सोचो इतनी सी चीज में तुम्हारे इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, और आंसर इन्हीं में से है। बस आपको क्वेश्चंस पढ़ के समझ में आने की बात है कि क्या हमें यही आंसर लिखना है जो हमें पता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होगा बिल्कुल, तो तुम्हें क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। ठीक है, चलो
नेक्स्ट हमारे पास आया फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट लिखो, इट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर over total budget receipts excluding borrowings during a fiscal year, excluding next point, it is a measure of how much the government needs to borrow, from the market to meet its expenditure, when its resources are inadequate. तो इसका मतलब जितना ज्यादा हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा उतनी ज्यादा हमारी बोरोइंग्स होंगी। तो लास्ट लिखो एक पॉइंट इसमें, inadequate. In simple words, fiscal deficit is nothing but total amount of borrowings. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इम्प्लीकेशंस क्या है। अब इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, लिखो इम्प्लीकेशंस फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय इंटरनल or external borrowings, which leads to debt trap in the economy। समझ में आ गया? तो डेफिसिट तो कोई भी हो, अगर रिवेन्यू था उसमें भी हमने बोरोइंग्स की तो भी हम डेब्ट ट्रैप में आ रहे थे। फिस्कल डेफिसिट है वो तो है ही बोरोइंग्स, तो वो भी हमें डेब्ट ट्रैप में दे रहा है, क्योंकि बोरोइंग्स होंगी तो फिर इंटरेस्ट की भी दिक्कत आएगी। तो एक बिल्कुल विशियस सर्कल सा बन जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि एक्चुअली में ये जो बोरोइंग्स हैं इनको उन्हीं पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है जिनके लिए इनको बोरो किया गया है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इकोनॉमी के ऊपर अननेसेसरी का बर्डन आ गया और इकोनॉमी में बहुत ही वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं जो अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, और अभी ये इसी वाले पॉइंट में फिस्कल डेफिसिट का भी पॉइंट आ रहा है। जब हमने बोरोइंग्स की तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बर्डन दे रहे हैं ना। हमने तो बोरोइंग्स कर ली, करके हमने तो मजे कर ली, अपने जरूरतें पूरी कर ली, उसका इंटरेस्ट और उसकी रिपेमेंट कौन करेगा? फ्यूचर जनरेशन। मान लो हम बोरोइंग्स कर रहे हैं तो हम तो निकल पड़ेंगे, हमारे बाद तुम्ही लोगों को पे करना पड़ेगा ये डेब्ट भी और इसकी इंटरेस्ट भी। तो बर्डन तो तुम्हारे ऊपर आया, तुमने उसको एंजॉय नहीं किया लेकिन बर्डन तुम्हारे ऊपर आ रहा है, तो ये भी तो प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बोरोइंग्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन
on future generations. Borrowings is a financial burden on future generation, which restricts future growth and development. Next point, if fiscal deficit is financed through external borrowings, if fiscal deficit is financed through external borrowings, then it shows more dependency on foreign countries. तो अब हमने क्या कहा, फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस हम इंटरनल बोरोइंग से कर सकते हैं, एक्सटर्नल से कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो ही गए। बिल्कुल अगर ये तीनों में से काम ही नहीं चल रहा, ये तीन हमारे पास नहीं है, इंटरनल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट, अगर ये तीनों ही नहीं है तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन, बिल्कुल लास्ट जो ऑप्ट करना पड़ता है वो करना पड़ता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। ये लास्ट ऑप्शन है कि चलो करेंसी नोट मशीन अपने घर छाप लेते हैं नोट्स, उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि हमारे घर में मशीन है तो जितने मर्जी छाप लें, उसके लिए बकायदा एक हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज होती हैं। बट ये जस्टिफिकेशन के बाद कि हमारे पास ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन आता है। हम तो उसके लिए फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो लिख लो लास्ट पॉइंट, when borrowings and disinvestments are not sufficient, borrowings में दोनों ही आ गई, when borrowings and disinvestments are not sufficient, the last measure is taken by government is by borrowings from Reserve Bank of India, by borrowing अरे यार बाय नालायक बच्चे, बाय बोरोइंग्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे तो है नहीं कि दे देगी, तो लिखो इसमें, इसी में कंटिन्यू करना है, इसी पॉइंट में, द गवर्नमेंट इश्यूज ट्रेजरी बिल्स, treasury bills, the government issues treasury bills which RBI buys, ये वाला buys in return for cash demand, in cash demand by, ये वाला by by the government। अब मैं पूरा सेंटेंस बोल दूं क्योंकि बहुत बाय हो गया। The government issues treasury bills which RBI buys in return for cash demand by the government. This cash is created by RBI. Continue. ये पूरा प्रोसेस लिख लो, अलग से एक पूरा 3 नंबर में आ जाता है। This cash is created by RBI. This cash is created by RBI
by printing new currency notes, by printing new currency notes against government securities. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। इसका क्वेश्चन जैसे आएगा ये डायरेक्ट ही पूछते हैं। लास्ट प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, it is defined as fiscal deficit of current year, fiscal deficit of current year minus interest payment on accumulated debt, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन accumulated debt. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, हाँ, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स borrowing requirements inclusive of interest payment, inclusive of interest payment, whereas एक्सक्लूसिव ऑफ interest payment indicates borrowing requirements एक्सक्लूसिव ऑफ inclusive of interest payments, inclusive of interest payments, whereas primary deficit indicates borrowing requirements exclusive of interest payments, फॉरेंस requirements exclusive of interest payments. सिंपल सी बात है, जो फिस्कल डेफिसिट है वो बोरोइंग रिक्वायरमेंट, पहले समझ ले फिर बता दूंगी, इंडिकेट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट पहले समझ तो एक बार फिर लिखो। फिस्कल डेफिसिट बता रहा है बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट्स, मतलब उसमें जो बोरोइंग्स हैं उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है कि हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी डेफिसिट है वो बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स बता रहा है एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट को छोड़ दो, नेट बोरोइंग कितनी चाहिए हमें इंटरेस्ट को छोड़ के। तो मैंने बोला फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, whereas primary deficit indicates borrowing requirements exclusive of interest payment, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो 10, जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स, क्या मतलब होगा देखो ना, हमारा प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट है। अब अगर ये वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब जितनी हमें बोरोइंग्स करनी है भाई साहब वो सारी की सारी इंटरेस्ट पे करने के लिए करनी है। करंट ईयर में हमें कोई बोरोइंग की जरूरत नहीं है, समझा रही हूँ मैं तो 4 बार समझाऊंगी तेरे बिना, कहीं भी सुन तो ले। प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स माइनस इंटरेस्ट, है ना, ऑफ एक्यूमुलेटेड डेब्ट। अब अगर ये जीरो है तो इसका जीरो का मतलब क्या हुआ कि हमारी फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों इक्वल है, यही मतलब हुआ। इसका मतलब भाई साहब हमारे करंट ईयर की जो रिक्वायरमेंट है बोरोइंग की वो उतनी है जितनी हमें इंटरेस्ट पे करना है, वैसे हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना, मतलब हमें जो इंटरेस्ट पे करना है उतना बोरो करना है। तो सोचो हम कितनी ऐसी स्थिति में हैं। तो लिखो क्या लिखा है तुमने अभी सेंटेंस, जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स that current year expenditure is equal to
करंट ईयर रेवेन्यू current year एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू करंट ईयर रेवेन्यू, मतलब हमारा जो इस साल का बजट है ना वो तो बैलेंस्ड बजट ही है, ठीक है ना, विच इम्प्लाइज द गवर्नमेंट हैज टू resort to borrowings only to make interest payments on past loans. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, प्राइमरी डेफिसिट इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट, प्राइमरी डेफिसिट इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट। एक्चुअली क्या है, तुम्हारे देखो इकोनॉमिक्स में ना जो तुम्हारे 3 मार्कर्स आते हैं, 5 मार्कर्स आते हैं, 6 मार्कर्स आते हैं, यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना वो कभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। क्यों? क्योंकि या तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या ये तुम्हारे मनी एंड बैंकिंग या गवर्नमेंट बजट, इसके न्यूमेरिकल्स होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे कि ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, मेजर्स लिखने हैं, कुछ भी इस तरह से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। उसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, उसके लिए बस हमें थोड़ा सा पढ़ना है। लेकिन जो नंबर कटते हैं या जहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो सबसे बड़े हर्डल है, वो जो 10 MCQs हैं, उन 10 MCQs में जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजनिंग है वो है, और उसके लिए आपके ये एक एक लाइन वर्ड से आंसर चेंज हो जाता है। तो उस पे काम करने के लिए हमें ज्यादा पढ़ाई करनी होती है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डील हो जाते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं आता। वो अभी अगर तुम्हारे नहीं भी हो पा रहे तो वो बाय द टाइम टेस्ट पेपर्स दे के प्रैक्टिस दे के हो जाएंगे। लेकिन जो MCQs है वो एंड तक पीछा नहीं छोड़ते, CUET में भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स का एक एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि ये लाइन हम लिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, असर्शन रीजनिंग में बहुत कॉमनली आती है, दैट प्राइमरी डेफिसिट इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट एंड अ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो हमेशा प्राइमरी डेफिसिट ये है तो हमारा फिस्कल डेफिसिट ये है। ठीक है ना, समझ में आई ये बात? ये क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये तुम्हारे 3 टॉप डेफिसिट हो गए, इनके न्यूमेरिकल्स में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, अब इसमें लास्ट टॉपिक हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसमें से जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ही आते हैं कि 3 नंबर में पूछ लिया, या तो ऑब्जेक्टिव का नाम लिख के पूछ लिया कि ये वाला ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करो, जिसमें भी आपके ये 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और या फिर ज्यादा से ज्यादा ये है। ये वाले जो 2 हैं इनको तो इग्नोर करने वाले हैं, क्योंकि ये बना दिए, बाकी इन सब में इंक्लूड ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो हायर इनकम ग्रुप है उनसे, हायर इनकम ग्रुप से हमने इनकम टैक्स लिया ज्यादा और हमने सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी, या कुछ ऐसी आइटम्स जो कि सोशल वेलफेयर के लिए है उसमें गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर दिया कि ये हमारी एसेंशियल थिंग्स हैं, ये गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट करेगी, मतलब गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करेगी। तो दिस इज वन ऑब्जेक्टिव कि गवर्नमेंट को ये देखना है कि हमें कौन से सेक्टर में, जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में कौन से आइटम्स दे हैव टू कीप विद देमसेल्व्स, उनके अंडर में जितने भी आइटम्स आ रहे हैं, किस आइटम को, जैसे कि स्कूल है, एजुकेशन है, उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स को भी दिया, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स भी ओपन किए हुए हैं। ठीक है, तो वो कुछ चीजें सब्सिडाइज्ड रेट पे दे रहे हैं। तो इसी तरह से जो रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज है ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जब आप केस पढ़ते हो तो दोनों सिमिलर लगते हैं, जबकि रीएलोकेशन में ये है कि हम रीएलोकेट कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक जगह से लेके दूसरी जगह रीएलोकेट कर रहे हैं।
जबकि रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज में हम रीएलोकेट नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो इनकम एंड वेल्थ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम डिफरेंट कर रहे हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम जो ये वाला एरिया है उनको फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज देंगे, तो उन्हें हम फ्री दे रहे हैं ताकि जो रिच है वो तो अपना मेंटेन कर ही रहे हैं ना, लेकिन जो पुअर है, जो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी वो सब फैसिलिटीज मिले जो कि एक रिच पर्सन को मिल रही हैं, बेसिक फैसिलिटीज मिले। ऐसा ना हो कि एक पुअर पर्सन का ट्रीटमेंट इसलिए ना हो क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस चीज को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन जब टैक्सेस एंड सब्सिडीज की हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं रीएलोकेशन। क्लियर। फिर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है मार्केट में, यानी कि लोगों की परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने लिए सरप्लस बजट बनाएगी, मतलब अपने रिसिप्ट्स बढ़ा देगी, टैक्सेस बढ़ा देगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर है तो वो सरप्लस बजट बना देगी। लेकिन अगर उसे लग रहा है कि डिफ्लेशनरी प्रेशर है, लोगों की परचेजिंग पावर कम है, तो वो डेफिसिट बजट बनाएगी, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी और टैक्सेस को कम कर देगी, ठीक है। और इसी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जैसे कि वो ये देखते हैं कि हमें एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पॉलिसी क्या रखनी है, विच आइटम शुड बी एग्जेम्प्ट, किनको जीएसटी के अंडर में लाना है, किसको नहीं लाना है, ये सारी बातें जब वो करते हैं तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक एंटरप्राइजेस, कौन सी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिक यूनिट में कन्वर्ट हो रही है, कौन सी प्रॉफिटेबल यूनिट है, किस में डिसइन्वेस्टमेंट्स करनी है, किस में मोर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, किस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है, दीज ऑल डिसीजंस दे टुक थ्रू मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास कभी भी जैसे 6 नंबर का गवर्नमेंट बजट है तो 6 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन कभी गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि 6 नंबर का पूरा एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे कभी नहीं आता, डिवाइड होकर आता है। जैसे 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव्स आ गए तो कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव्स ही पूछेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल आ गया जो बेसिक से न्यूमेरिकल्स हैं वो आ गया 3 नंबर में, 1 नंबर में स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग ये वाले क्वेश्चंस आ गए। तो 6 मार्कर कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही, पहले था आज से 2-3 साल पहले ऐसा होता था कि एक ही क्वेश्चन पूछते थे तो बेचारे बच्चों की बड़ी वो हो जाती थी, कई बार तो पूरे 6 नंबर में उन्होंने वही टॉपिक पूछ लिया जो बच्चों ने वही नहीं किया हो, तो बड़ी परेशानी होती थी। बट अब ऐसा नहीं है, तो आप लोग बहुत अच्छे सेफ जोन में हो, ठीक है। डन। सो चैप्टर इज ओवर। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.